तो चलिए दोस्त, इस वीडियो में श्रम विभाजन और जाति प्रथा के क्वेश्चन आंसर है उसको कराया जाएगा। इसमें आप लोग इसमें ध्यान से पूरे लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और बिल्कुल आपको आसान भाषा में सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो नोट्स भी ले सकते हैं। इसके लिए YouTube चैनल BRS स्टडी YouTube चैनल पर आप कमेंट कर दीजिए कि सर हमको नोट्स चाहिए, तो मिल जाएगा। चलिए अब श्रम विभाजन और जाति प्रथा के सीधे सीधे जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन है, क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है? पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, तो विडंबना का स्वरूप क्या है। ये दो क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बनेगा विडंबना का स्वरूप क्या है। तो देखिए इसका आंसर देख लीजिए। लेखक महोदय, आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसे विडंबना कहते हैं। पूछेगा कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, तो आप बताइएगा कि जातिवादी के पोषकों की कमी नहीं है, यही विडंबना है। क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन अगर करते हैं तो श्रम विभाजन के आधार पर एक सभ्य समाज की स्थापना होती है। एक बढ़िया समाज हमको देखने को मिलेगा अगर श्रम के आधार पर विभाजन करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन के ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये रहा विडंबना की स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जो जातिवादी लोग हैं तो वे जाति के पक्ष में क्या तर्क देते हैं उसके बारे में देखना है। कह रहा है कि जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में अपना तर्क देते हुए उसकी उपयोगिता को सिद्ध करना चाहते हैं। पहला क्या उपयोगिता है, क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। पहला यही है कि श्रम विभाजन को क्या मानता है, आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है, इसलिए श्रम विभाजन में कोई बुराई नहीं है। अगर जाति प्रथा का दूसरा रूप देखा जाए तो वह मेरे दोस्त श्रम विभाजन ही है। दूसरा तर्क क्या देते हैं, जातिवादी समर्थकों का कहना है कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही, यानी गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। अगर बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले ही उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि वो जिस जाति में जन्म लेगा और उसी जाति का जो पेशा होगा वही काम करेगा। ये जातिवादियों का तर्क है। अगला तर्क क्या देते हैं, देखिए अगला तर्क देते हैं कि हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। अगर आप विषम परिस्थिति में भी हैं तो उस समय भी अपना पेशा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यह हिंदू धर्म अनुमति नहीं देता। यह हिंदू धर्म में ऐसी बात कही गई है, अनुमति नहीं देता है, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त ही क्यों न हो। वह पेशा आपके लिए अनुपयुक्त है, आपके लिए अपर्याप्त है, फिर भी आप बदल नहीं सकते हैं, उसी को आपको करना पड़ेगा। भले ही उससे भूखों मरने की नौबत आ जाए, लेकिन उसे अपनाना ही होगा। भले आप भूखे मर जाएं,
लेकिन आप जिस पेशे में हैं, समय के अनुसार आप पेशा नहीं बदल सकते हैं। यह जातिवादियों का तर्क है। यह हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बात कहा गया है। अगला तर्क देते हैं कि जातिवादियों का कहना है कि परंपरागत पेशों में व्यक्ति दक्ष हो जाता है और वह अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है। उसके बाद आगे क्या तर्क देते हैं, देखिए। अगला तर्क है कि जातिवादियों ने जातिवाद के समर्थन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अपहृत कर सामाजिक बंधन के दायरे में ही जीने मरने के लिए विवश कर दिया है। ये तर्क है जातिवादियों का। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अगले पेज पर देखते हैं और आगे क्या तर्क में कहना है कि इसमें सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और अराजकता नहीं फैलती है। ये जातिवादियों का तर्क है। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या होता है। तीसरा प्रश्न क्या होता है दोस्त, कि जातिवादी के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। लेखक कौन कौन से आपत्ति दर्ज करते हैं, क्या कहते हैं लेखक। देखिए लेखक का कहना है कि जातिवादी के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक ने कई आपत्तियां उठाई है जो एकदम चिंतनीय है, चिंता करने की विषय है। पहला क्या कहते हैं, लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोष से युक्त है। यह क्या है कि गंभीर दोष युक्त है, इसमें बहुत बड़ा दोष है। दूसरा तर्क देते हैं कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन है जो मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा का है कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान महत्व नहीं रखता। तीसरा है कि आर्थिक पहलू से भी अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। जितना आपको आर्थिक पहलू से हानि नहीं होगा, कहीं उससे ज्यादा आपको जाति प्रथा से हानि पहुंचेगा। ये लेखक की आपत्ति है। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि वो आत्मशक्ति को दबा देती है। जरा ध्यान से सुनिएगा, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, जो उसकी रुचि है, आत्मशक्ति है, उसको क्या करती है, दबा देती है। साथ ही स्वाभाविक नियमों में जकड़ करके निष्क्रिय बना देती है। जो उसके अंदर जिज्ञासा होता है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को उस कुंठित होना पड़ता है, निष्क्रिय बना देते हैं। जाति प्रथा जो है वो ऐसे व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है। वो कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वह जाति और समाज के दायरे से बंध जाते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये तो तीसरा क्वेश्चन रहा। अब चौथा क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, देखिए चौथा क्वेश्चन है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। क्या कह रहे हैं कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। देखिए इसका क्या कारण है। भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती। श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों के बच्चे को अनिच्छा से अपने बपौती काम करना पड़ता है। जो श्रमिक होते हैं उसके जो बाप दादा पहले से जो काम करते आए हैं, उन्हीं कामों को इन लोगों को करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है।
जो आधुनिक समाज के लिए, आज के समाज के लिए यह बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण कैसे बना हुआ है। देखिए कैसे कारण बना हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। जो जाति प्रथा है ना मेरे दोस्त, यह मनुष्य को उनको बांध कर रख देती है, जीवन भर उसी में वो पिसते रहते हैं, उससे आगे नहीं निकल पाते हैं, जाति पाति करते रह जाते हैं, पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, पेशा कैसा भी हो, दुकान चले या ना चले, लेकिन आपको उसी दुकान पर बैठना है, उसी दुकान पर आपको काम करना है। भले आपको आमदनी 1 रुपया ना हो, भले आप भूखे मर जाएं, लेकिन काम आपको वही करना पड़ेगा। ये जाति प्रथा में होता है। भूखों मर जाए। आधुनिक युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तथा तकनीक में निरंतर विकास और अकस्मात परिवर्तन होने के कारण मनुष्य को पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे कोरोना आया, देश के अंदर कोरोना आया, तो सारे लोग अपने अपने अनुसार अपने पेशा को बदलने लगे। तो ये बदलने की आज़ादी रहेगी तब तो हम बदल पाएंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके जाति के कारण, अपने समाज के लाज के कारण वो पेशा नहीं बदल सकते हैं, उसी में काम करते हैं, लाज लोक में पढ़ करके कि लोग का कहेगा। इसलिए लोगवा का कही ओकरा फेरा में नहीं रहे के अपन काम करते रहे के बाद जेकरा जवन काम आवता भाई काम एकदम खुल से दिल से करना है, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसको एकदम छोटे से छोटे बिजनेस समझ करके स्टार्ट कीजिए, कोई काम छोटा नहीं होता है। किंतु भारतीय हिंदू धर्म की जाति प्रथा व्यक्ति को पारंगत होने के बावजूद ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। देखिए कैसा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म ऐसा है कि वो अपने पेशा में, बल्कि अपना पेशा तो जान ही रहे हैं, लेकिन वो दूसरे पेशा में भी पारंगत हैं, उसके बावजूद भी उसको पेशा करने की आजादी नहीं दी जाती है। और धर्म के में जकड़ दिए गए हैं, बांध कर रख दिए गए हैं। इसलिए आप लोग धार्मिक उन्मादों से बाहर निकलिए और उससे बाहर निकल करके, जाति पाति से बाहर निकल करके कुछ देश के लिए करिए, कुछ अपने लिए करिए, कुछ समाज के लिए करिए, तब जाकर के एक सभ्य समाज, सुशोभित समाज, भ्रातृत्व और सुशोभित समाज की स्थापना और देश का विकास हो सकता है। जाति प्रथा से बाहर निकलिए। चलिए, तो ये 5वां क्वेश्चन था मेरे दोस्त। अब चलते हैं हम अगले पेज पर। अगले पेज पर है, नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो। अगर उसका पैतृक पेशा ना हो तो इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर के जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यही जाति प्रथा है जिसके कारण हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर इस जाति प्रथा को तोड़ करके सब मिलजुल करके अगर अपने देश के लिए काम करने लगेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर देश से बेरोजगारी मिटेगा। लेकिन ये जो देश के अंदर जाति पाति, ऊंच नीच का भेदभाव, धार्मिक बाह्य आडंबर, ये जो देश के अंदर चल रहा है, जो एक देश के अंदर बहुत बड़ी बेरोजगारी का कारण बना हुआ है, इसलिए इसे बाहर निकलने की जरूरत है। देखिए 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। कह रहे हैं कि लेखक आज के
उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं मेरे दोस्त। इसका आंसर क्या है? देखिए, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। कह रहे हैं कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा ऐसा बीमारी है, जाति है कि जाति नहीं है। प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती। अगर जाति के कारण है तो आप अपना पेशा नहीं चुन सकते हैं। ठीक है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। अगर आपका रुचि जो है किसी दूसरे चीज में है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो अपने जाति के कारण, समाज के चलते, धर्म के चलते आप उस पेशे को बदल नहीं सकते हैं। इस तरह के हमारे देश के अंदर देखने को मिलता है, हिंदू धर्म में देखने को मिलता है। व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता। मजबूरी बस जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? बताइए, आप भी बताइए कि जब तक ले आपको किसी विषय के अंदर रुचि पैदा नहीं होगा तब तक से आप उस विषय को पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए उसके प्रति रुचि पैदा होना चाहिए, तब जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं, चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप कोई पेशा कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उस काम के प्रति, उस पेशे के प्रति आपका रुचि होना चाहिए, तब जाकर के एक कुशल व्यक्ति बन सकते हैं, कुशल कारीगर बन सकते हैं। और आपको इससे वंचित किया जा रहा है जाति के कारण। तो ये हमारी विडंबना है। कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक, जितना आप आर्थिक स्थिति के चलते गरीब नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आपको घातक पहलू है तो वह है जाति प्रथा। जाति प्रथा सबसे हानिकारक, ये सबसे बड़ा रोग है, यह कैंसर है जो आपको समझ में नहीं आएगा। और धीरे धीरे इतना यह कैंसर, जाति प्रथा जो है, जाति है, इतना घर कर जाएगी आपके अंदर कि एक दिन आपको यह ले बैठेगी, आपको बर्बाद करके छोड़ देगी। ये जाति प्रथा ऐसी चीज है। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त। देखिए 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखलाया गया है? अब देखिए, जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन हो गया है। जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन हो गया है। आपस में ऊंच नीच की भावना भी विद्यमान है। लोगों में ऊंच नीच की भावना हो गई है। लोग एक दूसरे से इतना घृणा करने लगे हैं, जाति को लेकर के भेद करने लगे हैं। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है। किसके कारण? जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से, माने इच्छा नहीं होते हुए भी अपने पुश्तैनी जो बाप दादा करते आए हैं उसी पेशा को करना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता है। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है। लोग कहते हैं कि आरक्षण खराब चीज है। आरक्षण कैसे खराब चीज है भाई? जिसको आरक्षण मिला है, जो पिछले समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति के SC ST के लोगों को जो आरक्षण मिला है, एक बार आप भी उसमें अपना जाति बदल करके आ जाइए ना, तब आपको पता चल जाएगा कि आरक्षण का मतलब क्या होता है। आ जाइए एक बार अपना जाति बदल करके, जो बड़े बड़े जाति के लोग हैं वो अपना जाति बदल करके एक SC ST में आ जाइए,
तो आपको भी पता चल जाएगा। इसमें सबसे अधिक समाज का दंश सहना पड़ता है, उन लोग को हे दृष्टि से देखा जाता है, तब पता चल जाएगा कि आरक्षण क्या होता है। देखिए, जाति प्रथा के कारण अनिच्छा पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधक है। हमारे देश के आर्थिक विकास में भी, सामाजिक विकास में भी, शैक्षणिक विकास में भी जाति प्रथा सबसे बड़ी बाधक सिद्ध होता है। देखिए, अब 8वां क्वेश्चन क्या है दोस्त? 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 8वां क्वेश्चन कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, सच्चे लोकतंत्र के स्थापना के लिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए किन विशेषताओं की आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। कई विशेषता बताए हैं जो आपको अगले पेज पर हम दिखा रहे हैं। देखिए, विशेषता क्या क्या है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं तो आपको आसानी से आपको दिख सके। देखिए, पहला है, इसमें पहला है कि सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना विदित हो। लोग अगर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो आपके अंदर स्वतंत्रता की भाव होनी चाहिए, समानता की भाव होना चाहिए, भाईचारे का संबंध होना चाहिए, तब जाकर के एक सच्चे लोकतंत्र के आप प्रहरी बन सकते हैं, एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। समाज में इतनी गतिशीलता बनी रहे कि कोई भी वांछित परिवर्तन अगर समाज के अंदर होता है तो यह एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सके। उसके बाद अगला क्या कहते हैं कि समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। अगर समाज के अंदर कोई काम हो रहा है, अगर देश के विकास के लिए कोई काम हो रहा है, तो वह निचले तबके के लोग हो चाहे ऊंचे तबके के लोग हो, सबके बीच में वह काम को होना चाहिए, सबके बीच में काम जाना चाहिए। समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, सबको उसको रक्षा करना है। अगर देश के तिरंगा है तो ये सभी व्यक्तियों का धर्म बनता है तो उस तिरंगे का सम्मान करें, तब जाकर के एक सच्चे लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। ये सच्चे लोकतंत्र के लिए जरूरी है। जिस तरह से दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, भाईचारा कैसी होनी चाहिए कि दूध और पानी की तरह होनी चाहिए। देखते हैं जब दूध उफान होता है, खौल करके फेंकने लगता है ऊपर, तो एक बूंद अगर पानी उस पर छिड़क देते हैं तो वह शांत हो जाता है। दोस्ती भी इसी तरह से होनी चाहिए कि अगर कोई दोस्त ज्यादा गुस्सा में है तो आप उसके साथ इस तरह बात कीजिए वह गुस्से से शांत हो जाए और तुरंत गले से गला मिल करके अपना काम करने के लिए आगे बढ़े। इस तरह से दूध और पानी से सीख लेना चाहिए हमको कि वह अपने दोस्त के लिए थोड़ा सा पानी अगर पड़ता है तो कैसे दूध, इतना गर्म दूध, इतना उफान मारने वाला, कैसे मिनटों में सेकंडों में शांत हो जाता है। इस तरह का भाईचारा होगा तो एक सच्चे लोकतंत्र का देश के अंदर निर्माण हो सकता है। ये दूध और पानी की तरह भाईचारा होना चाहिए। इन्हीं गुणों या विशेषताओं से युक्त तंत्र का दूसरा नाम लोकतंत्र है। ये सारे अगर गुण मिलता है तो समझिए कि यही असली लोकतंत्र है, यही दूसरा लोकतंत्र है। लोकतंत्र शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज सम्मिलित समूहों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, अपने दोस्तों के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने संगी संबंधियों के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए, तब जाकर के आप एक सच्चे लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। अगर विश्व गुरु बनना देखना चाहते हैं भारत देश को, तो इस तरह का
जो बात ये पूरा लिखा गया है अपने अंदर आत्मसात करने की जरूरत है, तब जाकर के एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये प्रश्न उत्तर का वीडियो? तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।